मित्रों नमस्कार। मेरा आगमन होता है लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर के आता हूँ। विभिन्न इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न जो हाई कोर्ट्स हैं उनके द्वारा जो अपने लैंडमार्क जजमेंट दिए जाते हैं, जो नज़ीर बनते हैं, जो दूसरों के लिए एक बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं समान मामलों के मामले में, उनको लेकर के उनके इफ़ेक्ट्स को आम जनता तक सबको कैसे पहुंचाया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के मेरे द्वारा एक वीडियो के माध्यम से मुहिम शुरू की गई। और आज मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे इस वीडियो श्रृंखला का 25वां वीडियो आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। आपने इन 25वें वीडियो के स्टार्ट होने से पहले सभी वीडियो में जो बहुत सुंदर सुंदर अपने संदेश दिए, अपनी शुभकामनाएं दी, जो सब्जेक्ट पे आपके कमेंट्स आए, जो आपने अपने सुझाव दिए, उन सब के लिए मैं अपने हृदय से आपका आभारी हूँ। ये वीडियो के माध्यम से जो संदेश जो मैं पहुंचाना चाह रहा था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं और उनसे जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है लॉ का, वो उसका आम जनता, जन सामान्य कैसे लाभ ले, ये उद्देश्य मेरा सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस सब के लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके मैं आपके सामने आया हूँ, जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने अभी 29 अगस्त 2022 को एक बहुत बढ़िया जजमेंट दिया। और वो जजमेंट के साथ साथ उन्होंने एक जो प्रॉब्लम सी थी, जो समझ में नहीं आ रही थी, जो मिसयूज़ हो रहा था लॉ का, उसको क्लियर करते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आज मैं उस सब्जेक्ट को, वो सब्जेक्ट है क्या, मैं जिसका बखान आगे करूंगा, जिस पर डिटेल में आगे चलूंगा, लेकिन वो है ये कि जो व्यापारियों का अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट को अटैच कर लिया जाता है और उससे जो उनका उत्पीड़न होता है, उसके संबंध में ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया है। मित्रों, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट। इसका यूज़ और मिसयूज़ ज़्यादा इसका सामने देखा जा रहा है। तो जब ये मैटर मिसयूज़ का ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के सामने पहुंचा, तो इस पर उन्होंने अधिकारी के विरुद्ध, अधिकारी कौन, कमिश्नर CGST गाजियाबाद के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया और 50,000 रुपये का जुर्माना विभाग पे लगाया। ये कार्रवाई विभाग पे की गई। क्यों? क्योंकि इसका मिसयूज़ किया गया। ये अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट की जो पावर्स एक्ट में दी गई हैं, उसका मिसयूज़ का मामला सामने आया। तो आज मैं इतने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर काफ़ी डिटेल से आपके सामने इसका विवरण रखूँगा। और कैसे रखूँगा? मेरी अपनी ओपिनियन नहीं, ये ऑनरेबल विभिन्न हाई कोर्ट्स की ओपिनियन है। आज के मैं लेकर के ये जो मैं आया हूँ, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद, ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड हाई कोर्ट ऑफ गुजरात और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिए गए हैं, उनमें सब में इस सब्जेक्ट पर बहुत क्लियर लकीर खींच दी गई है कि अब इसका निचोड़ सामने आ गया कि अगर इन जजमेंट्स को देखा जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह से क्लियर हो गई कि अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी का अटैचमेंट के मामले में हमको किस तरह से डील करना है, और अगर गलत तरीके से किया गया है तो उसके परिणाम भी क्या हो सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और वन बाई वन मैं इतने इम्पोर्टेंट जो जजमेंट्स हैं इन पर आता हूं। तो पहला मामला हम लेके आएंगे, ये है ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट है, वरुण कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, रिट टेक्स्ट नंबर 858 ऑफ 2022। ये अभी 29 अगस्त को ये जजमेंट आया। और इसमें जैसे मैंने पहले बताया, इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक लैंडमार्क
जजमेंट देते हुए एक लकीर क्लियर कर दी कि होना क्या चाहिए और क्या हो रहा है। 50,000 रुपये जुर्माना भी इसमें लगाया गया। इसकी फैक्ट्स, पहले हम फैक्ट्स पे आ जाते हैं। फैक्ट्स हैं इसके कि पिटिशनर जो वरुण कुमार जी हैं, ये GS प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऑनर हैं और पिटिशनर का एक बैंक अकाउंट CGST की सेक्शन 83 के तहत 20/10/2021 मतलब 20 अक्टूबर 2021 को कमिश्नर CGST गाजियाबाद द्वारा अटैच कर लिया गया। तो साहब पावर है, अधिकारी है, देखा समझा और उनको लगा कि ये अटैच होना चाहिए, उन्होंने आदेश पास कर दिया। इस अटैच का मतलब क्या कि इस अकाउंट से कोई भी पैसा अब विड्रॉ नहीं किया जा सकता। अब आगे चलते हैं। इस अटैचमेंट के खिलाफ जो पिटिशनर है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने रिट नंबर 448 मतलब 448/2022 फाइल करी और इस पर सुनवाई शुरू हुई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखा कि जो कंटेंट्स होने चाहिए वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिलहाल इसको नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं कि ऑर्डर 11 मई को उन्होंने अपना एक आदेश पास किया और उसमें जो बैंक अकाउंट को अटैचमेंट का जो ऑर्डर था उसको विधि के विपरीत इल्लीगल पाते हुए क्वैश कर दिया। अब ये ऑर्डर क्वैश हो गया। उन्होंने बैंक अटैचमेंट जो हुआ था उसको आदेश देने वाले अधिकारी पर जो गाजियाबाद के कमिश्नर हैं उन्होंने 18 मई को ये दे दिया और उस पर उन्होंने एक बाकायदा बैंक को इन्फॉर्मेशन के लिए लेटर भी जारी कर दिया। अब बैंक ये भी सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से जो बैंक अकाउंट अटैचमेंट का प्रकरण था वो पूरा हो गया। कब पूरा हुआ? 18 मई को। लेकिन ऐसे कैसे पूरा हो जाए? अधिकारी हैं, न्यायालय अपनी जगह पर है लेकिन अधिकारी का अधिकार तो अपनी जगह पर है। वो कब सुनते हैं न्यायालय को? वो तो ये कहते हैं कि न्यायालय अपना न्याय करते रहें और हम अपने अधिकार का प्रयोग करते रहें। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात शुरू होती है। ठीक अगले ही दिन मतलब 18 मई को ये पुराना बैंक अकाउंट रिलीज़ हुआ बाय लेटर, लेकिन 19 तारीख को ही उन्होंने फिर से इसी पिटिशनर के इसी बैंक अकाउंट को फिर से अटैच कर दिया और नए ऑर्डर से कर दिया। क्यों? क्योंकि साहब जो कमी बताई थी वो हमने ठीक कर दी और फिर से आपको नया ऑर्डर कर दिया। अब तो ये मैटर सीरियस हो गया और यहाँ से ही शुरू हुआ लॉ का मिसयूज़ के अपने अधिकारों का मिसयूज़ कैसे किया जा सकता है। कि आप देखिए कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से क्वैश हुआ, ना तो उनकी भावना देखिए। एक समय ये था जबकि कोर्ट का ऑर्डर आता था तो ऑर्डर का अक्षरता पालन होता था, भावना के साथ में पालन होता था, ऑनर के साथ में उसका पालन किया जाता था। लेकिन आज की स्थिति ऐसे सामने को मिल रही है कि कोर्ट तो अपनी जगह पर है साहब, हमारे अधिकार अपनी जगह पर है और हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। ये कितना सीरियस मैटर हुआ कि 18 तारीख को हाई कोर्ट के आदेश से उस ऑर्डर को जो बैंक का सीज जो अटैच अकाउंट था वो रिलीज़ हुआ और 19 तारीख को उसी पिटिशनर का वही बैंक अकाउंट उसी अधिकारी द्वारा ठीक अगले ही दिन दोबारा से अटैच कर दिया गया। लेकिन अब ये मामला पहुंचा ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। तो हाई कोर्ट ने देखा कि ऑर्डर जो पास किया वो है क्या, वो ऑर्डर कौन सा है। तो ऑर्डर देखिए क्या है। उन्होंने लिखा, टू द ब्रांच मैनेजर एक्सिस बैंक राजनगर गाजियाबाद, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ CGST एक्ट 2017 proceedings have been launched against the aforesaid person under section 67 and section 74 of the said act to determine the tax or any other amount due from the said person as per information available with the department. It has come to my notice that the said person has a bank account. In order to protect the interest of revenue and in exercise of the power conferred under section 83 of the act, I, Alok Jha, Commissioner CGST Ghaziabad, hereby provisionally attach the aforesaid account. No debit shall be allowed to be made from the said account or any other account operated by the aforesaid person or the same pen without the prior permission ऑफ द डिपार्टमेंट। ये लेटर लिखा। तो इसमें क्या क्लियर कर दिया कि साहब
सेक्शन 67 और सेक्शन 74 के तहत हमें इनके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग है, इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, इसलिए ये फिर से अटैच किया गया। अब ये जो मामला तो सुनवाई शुरू हुई तो स्टैंडिंग काउंसिल से पूछा गया कि भाई 67-74 की कार्रवाई क्या है। तो उसमें स्टैंडिंग काउंसिल का ऑनरेबल कोर्ट ने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। उसमें उन्होंने कहा कि नो प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 74 ऑफ द CGST एक्ट 2017 हैज़ येट बीन इनिशिएटेड, जिस पर हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा, क्या कहा, डिस्पाइट बीइंग रिपीटेडली आस्क्ड बाय अस लर्नेड ASGI and learned counsel for the respondent number 2 could not produce any opinion of the respondent number 2 before the court under section 83 of CGST Act 2017, indicating that the commissioner has recorded his opinion on some materials that it is necessary to attach the bank account of the petitioner to protect the interest of the revenue। बार बार पूछने के बाद भी वो बताने में असफल रहे कि कमिश्नर साहब के सामने ऐसा कौन सा मटेरियल था जिसकी वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू की प्रोटेक्शन के लिए ये अकाउंट को दोबारा से सीज किया गया। फिर साहब, लेकिन यहाँ पर हम जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि आखिर CGST एक्ट में ये जो बैंक अकाउंट को अटैच करने या प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए जो प्रोविज़न दिया गया वो है क्या। बहुत ही संवेदनशील ये सेक्शन है और इसको एक एक वर्ड पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? इसी की वजह से ये सब जो जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं, जिनको कि मैं आगे अभी 1 बाय 1 बताने जा रहा हूँ, उन पर वो उनका कारण क्या है, इसकी एक ही बड़ी संवेदनशील मैंने शब्द कहा। क्यों? अब मैं इसको पढ़ता हूँ, देखिए और बताता हूँ। सेक्शन 83 है क्या, हम लोग ये समझ लें पहले। प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस। नंबर 1, वेयर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 12, चैप्टर 14 और चैप्टर 15, ये चैप्टर बता दिए गए हैं 12, 14 and 15. The commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the government revenue, it is necessary so to do. He may, by order in writing, attach provisionally any property including bank account belonging to the taxable person or any person specified in subsection 1A of section 122 इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो हमारे GST एक्ट में चैप्टर दिए गए हैं। वो चैप्टर क्या है? चैप्टर 12, चैप्टर 14 और चैप्टर 15। तो इसको भी मैं बता दूं कि इन चैप्टर्स में क्या है। चैप्टर 12 ऑफ CGST एक्ट कंटेन्स सेक्शन 59 to 64। ये क्या है? प्रोवाइडिंग फॉर द असेसमेंट। असेसमेंट से संबंधित धाराएँ हैं 59 से लेकर 64 तक, 59 से लेकर 64 तक। और चैप्टर 14 प्रोवाइडिंग फॉर इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। तो इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर और अरेस्ट से संबंधित धाराएं हैं 67 से लेकर 72 तक, जो कि चैप्टर 14 के अंतर्गत आते हैं। और चैप्टर 15, चैप्टर 15 कंटेन्स सेक्शन 73 to 84 प्रोवाइडिंग फॉर डिमांड एंड रिकवरी। तो ये तो हो गए चैप्टर्स। इन सेक्शंस के अंतर्गत अगर कोई कार्यवाही पेंडिंग है और संभावित है तो कमिश्नर साहब को ऐसा संज्ञान हो जा रहा है, ऐसी उनकी राय बन रही है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू के प्रोटेक्शन के लिए उसके अकाउंट्स को सीज करना आवश्यक है, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत प्रॉपर्टी को सीज करना आवश्यक है, प्रॉपर्टी को अटैच करना आवश्यक है, बैंक अकाउंट को अटैच करना आवश्यक है। तो वो इसके अंतर्गत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक लिखित आदेश पास करके कर सकता है। लेकिन क्या लिखा है? एवरी सच प्रोविजनल अटैचमेंट शैल सीज to have effect after the expiry of a period of 1 year from the date of the order made under subsection 1। ये जो अटैचमेंट होगा 1 साल से अधिक नहीं होगा, 1 साल तक वो कर सकता है। लेकिन मित्रों, ये अटैचमेंट शब्द ही अपने आप में घबराहट पैदा करने वाला है। ये
क्यों? क्योंकि अगर व्यापारी का बैंक अकाउंट अटैच हो गया या प्रेमिसेस या फैक्ट्री या उसका प्लेस सीज हो गया तो व्यापारी तो वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। खास तौर से मैं बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ कि अगर बैंक अकाउंट हो गया तो उसके पास तो एक भी पैसा है ही नहीं, कोई पैसा तो बाहर निकल ही नहीं सकता, तो अब करे तो करे क्या? तो इसलिए इसका तो 1 घंटा 1 दिन बहुत होता है, ना कि 1 साल, ऐसा भी प्रोविज़न किया गया। लेकिन हम इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो इस सेक्शन की कुछ कंटेंट्स बता दिए गए हैं, कुछ कंपोनेंट्स क्लियर हो गए, उनको मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। पहला ये क्या है? कमिश्नर इज़ ऑफ द ओपिनियन। कमिश्नर इज़ ऑफ द ओपिनियन, कंटेंट नंबर 1। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट क्या है? पहला ये हो गया। दूसरा, दैट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट बात आई? इट इज़ नेसेसरी सो टू डू। और नेक्स्ट डी क्या है? बाई ऑर्डर इन राइटिंग अटैच प्रोविजनली, और ई है इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये 5 कंपोनेंट्स इस सेक्शन के मैंने निकाल करके आपको अलग से बताए। क्यों? क्योंकि यही 5 जो कंपोनेंट्स हैं इन्हीं के ऊपर आधारित सेक्शन 83 है, और इन्हीं के आधार पर ही कोई अटैचमेंट लीगल माना जाएगा। सेक्शन 83 के अध्ययन से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि सेक्शन 3 के अंतर्गत कार्रवाई तभी पूरी हो सकती है जबकि ये 5 तथ्यों का उसमें समावेश हो, कोई भी ऑर्डर में इन 5 तथ्यों का समावेश हो। फर्स्टली, देयर इज नेसेसिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन बाय द कमिश्नर। मतलब सर्वप्रथम एक ओपिनियन, एक राय का गठन की आवश्यकता है कि एक ऐसी राय बन जाए, उसका एक राय बन जाए कि हमें ऐसा करना है। सेकेंडली, द ओपिनियन मस्ट बी फॉर्म्ड बिफोर ऑर्डरिंग ए प्रोविजनल अटैचमेंट। अंतरिम रूप से जो अटैचमेंट का आदेश है देने से पहले ये राय बन जानी चाहिए कि हमको ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कार्रवाई करनी है। Thirdly, the opinion must indicate that it is necessary so to do for the purpose of protecting the interest of the government revenue। जो राय बनाई गई है, जो ओपिनियन बनाई गई है, उसमें ये संकेत होना चाहिए कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू की सुरक्षा के लिए, रक्षा के उद्देश्य से ऐसा किया जाना आवश्यक है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू की सुरक्षा के लिए। Fourthly, the order must be in writing for the attachment of the any property of the taxable person। तो इसमें क्या है कि कर योग्य व्यक्ति जो है कि व्यक्ति की किसी संपत्ति या बैंक अकाउंट के अटैचमेंट के लिए आदेश लिखित रूप से पास होना चाहिए। फिफ्थली क्या है? ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स बाय द कमिश्नर इन रिगार्ड टू द मैनर ऑफ द अटैचमेंट। अटैचमेंट करने के तरीकों के संबंध में कमिश्नर द्वारा नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो उपरोक्त बताए गए 5 तथ्यों में से हर एक कंपोनेंट का होना सेक्शन 83 के वैलिड आदेश के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये इन 5 में से किसी की भी कमी है तो वो आदेश वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये सेक्शन को हमको, अगर किसी अधिकारी को इस सेक्शन के तहत कोई अटैचमेंट का ऑर्डर पास करना है तो ये 5 तत्व उसमें पूरे होने चाहिए, अदरवाइज वो ऑर्डर अपने आप में इलीगल होगा। अब क्या हुआ साहब? अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने के सामने आया तो उन्होंने अपनी कमेंट्स दिए। क्या कहा? ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ सेक्शन 83 आर इंटीग्रल टू ए वैलिड एक्सरसाइज ऑफ पावर। The institute has not left the information of opinion to an unguided subjective discretion of the commissioner. The formation of the opinion must bear a proximate and live nexus to the purpose of protecting the interest of the government revenue। बहुत साफ ये वाली बात आ गई। The formation of the opinion, जो राय वो बनाएंगे, must bear a proximate and live nexus to the purpose of protecting the interest of the government revenue. The expression "it is necessary so to do" clearly evidences an intent of the legislature that an attachment is authorized not merely because it is expedient
to do so, but because it is necessary to do so in order to protect interest of the government revenue. The word necessary postulates that interest of the revenue can be protected only by a provisional attachment without which the interest of the revenue would stand defeated. Thus, a more stringent requirement than a mere expediency has been provided in section 83. The exercise of unguided discretion cannot be permissible because it will leave citizens and their legitimate business activities to the will of the arbitrary powers. देखिए कितना सख्त ये सब क्लियर किया जा रहा है. There must be a valid formation of the opinion that a provisional attachment is necessary for the purpose of protecting the interest of the government revenue. These necessary requirements, बार बार ये बात कही जा रही है, these necessary requirement existence of tangible material before the commissioner so as to enable him to form his opinion for provisional attachment of the property of an assessee person including bank account, which may indicates a live link to the necessity of order a provisional attachment to protect the interest of the government revenue. Each of the aforementioned ingredients of section 83 must be strictly applied and complied before a provisional attachment on the property of the assessee can be made. जबकि इस मामले में जो ये मैटर आया सामने, प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर सेक्शन 83 में बताई गई शर्तों का कहीं से भी पालन नहीं करता था. जल्दीबाजी में अधिकार का प्रयोग करते हुए एक दिन विड्रॉ किया, नेक्स्ट डे दोबारा से कर दिया गया. जो कंटेंट्स, जो कंपोनेंट्स इसमें बताए गए सेक्शन में, वो उनका दूर तक कहीं पालन नहीं किया गया. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर किया, देयरफॉर द इम्प्रूव्ड ऑर्डर हैविंग बीन पास्ड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 2 कमिश्नर CGST गाजियाबाद वाई आर्बिट्रेरी एक्सरसाइजिंग हिज पावर कैन नॉट बी सस्टेन्ड, देयरफॉर इट डिजर्व टू बी क्वेश्चन्ड. Despite the earlier order having been quashed by the court, the respondent number 2 has chosen to pass the impugned order on the very next day of withdrawing the earlier order. The impugned order has been passed in a most arbitrary and illegal manner and in complete disregard of provision of section 83 of CGST Act. Read with Rule 159 of CGST Rules 2017 and the law laid down by Honorable Supreme Court in the case of Radhakrishnan Industries. Consequently, the impugned order cannot be sustained and deserve to be quashed with exemplary cost. Writ petition is allowed with cost of ₹50,000 which shall be paid by the respondents to the petitioner within 2 weeks. तो इतना कठोर आदेश पास किया गया और जिसमें कहा गया कि ये टोटली बेसलेस, गलत है, इलीगल है और इसको समाप्त किया जाना ज़रूरी है. न केवल समाप्त किया जाना ज़रूरी है बल्कि अधिकारी महोदय रिस्पोंडेंट्स पर 50,000 रुपये का कॉस्ट लगाया जाना भी ज़रूरी है. अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट जजमेंट पर. अब नेक्स्ट केस आ रहा है जिसको कि हमने लिया, ये है ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली का ऑर्डर. मित्रों, जैसे मैंने कहा कि विभिन्न हाई कोर्ट्स के द्वारा एक ही टॉपिक पर जब जजमेंट दिए जाते हैं तो वो जजमेंट्सों में एक तरह की समानता होती है और वो उसकी व्याख्या करते हैं. व्याख्या करते करते एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट इतना छन जाता है, इतना बारीकियों में चला जाता है जिससे कि बिल्कुल वो क्लियर होने लगता है कि अब इस
सेक्शन के तहत, पावर्स के तहत जो ऑर्डर्स पास होने हैं उनमें अपने अधिकार का प्रयोग किस रूप से करना है। लेकिन हो क्या रहा है, जनरली होता क्या है, होता यह है कि अधिकारी को अपने अधिकार का मद रहता है। वो अपने मद में आदेश मेरा हो गया, मैंने आदेश करना है, और अपने को प्रोटेक्ट, रेवेन्यू की जगह वो अपने को प्रोटेक्ट किया, मैंने तो आदेश कर दिया। लेकिन ये नहीं देखा कि जो कंडीशंस, जो कंपोनेंट्स, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स जो सेक्शंस की हैं, जो कानून की हैं, जो विधाएं हैं, वो भी पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। लेकिन आदेश पास हो जाते हैं, तो वो आदेश जब चल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पहुंचते हैं तो हाई कोर्ट अपना उसमें उनको इंटरप्रेट करते हैं और उसमें अपना ये बताते हैं कि ये लॉ का पालन कितना किया गया है और कितना किस रूप से होना चाहिए। अब ये मामला पहुंचा ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली के सामने, और ये मामला कौन सा था, प्रो एक्स फैशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रिट पिटीशन नंबर 11245 ऑफ 2020 का ये मामला ये डिसाइड हुआ। और इसमें अब इसके थोड़े से फैक्ट्स मैं बता दूं। इसके फैक्ट्स हैं कि पिटिशनर के बैंक अकाउंट को CGST की सेक्शन 83 के अंतर्गत अटैच कर लिया गया, जो कि उनका अधिकार था, उन्होंने अपना आदेश पास कर लिया। पिटिशनर के खिलाफ CGST के सेक्शन से अब इसमें चार्ज क्या लगा, जो मैंने अभी पढ़ा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में, उन्होंने ये 5 कंपोनेंट्स जो बताए हैं, तो उसमें ये कि इन सेक्शंस, इस चैप्टर्स के चैप्टर नंबर 12, 14, 15 के अंतर्गत आने वाली धाराओं के अंतर्गत अगर कोई कार्रवाई उसके यहाँ पेंडिंग है, कोई कार्रवाई चल रही है और उनको ऐसा आभास होता है कि इसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका प्रॉपर्टी का या बैंक अकाउंट का अटैच किया जाना ज़रूरी है, ऐसा संज्ञान होता है, और उस संज्ञान के तहत अगर वो एक लिखित रूप से आदेश पास करते हैं तो वो आदेश जो है वो वैलिड आदेश माना जाएगा। तो इसमें ये भी बताना ज़रूरी है कि जिसका अकाउंट सीज किया जा रहा है उसके खिलाफ इन चैप्टर 12, 14, 15 के अंतर्गत आने वाली किस सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई यहाँ पेंडिंग है, जिसमें संभावना है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस भी हो सकता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्शन के लिए कार्रवाई की जानी है। तो इस जो दिल्ली ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये प्रोटेक्स फैशन प्राइवेट लिमिटेड का जो केस आया, तो इसमें जो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट को अटैच करने का जो ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर में सेक्शन 71 के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना बताया। मैं जिसको आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि संशोधन से पहले अब इसमें एक बात मित्रों ये भी बता दूं कि सेक्शन 83 में 1 जनवरी 2022 में कुछ संशोधन भी हुए हैं, और संशोधन क्या हुए ये भी मैं बताता हूँ अब आगे। इसमें अब जो इन्होंने ऑर्डर पास किया अटैचमेंट का, उसको भी पढ़ना जरूरी है। प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस वेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 62 और सेक्शन 63 और सेक्शन 64 और सेक्शन 67 और सेक्शन 73 और सेक्शन 74। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि 1 जनवरी 2022 से पहले जो प्रोविज़न था उसमें ये चैप्टर नहीं थे और उसमें सेक्शन लिखी हुई थी। तो ये जो सेक्शन मैंने जो पढ़ी कि सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73 और 74, द कमिश्नर is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the government revenue, it is necessary so to do. He may, by order in writing, attach provisionally any property, including bank account, belonging to the taxable person in such manner as may be prescribed. तो अब अंतर क्या आ गया, पहले सेक्शंस थी और अब आ गया चैप्टर। अब चैप्टर से कवर आया। अब ऐसा क्यों किया गया ये भी अभी आगे क्लियर हो जाएगा। तो जब अब ये जो दिल्ली ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जो ये मैटर आया प्रो एक्स फैशन प्राइवेट लिमिटेड का, इस समय जो सेक्शन थी उसमें चैप्टर नहीं लिखा था, उसमें सेक्शंस लिखी थी। तो सेक्शन लिखी थी 62, 63, 64, 67, 73, 74। तो इसमें 71 तो थी नहीं, और 71 के तहत उनकी यहाँ कार्रवाई चल रही थी, पेंडिंग थी।
तो क्योंकि पिटिशनर के खिलाफ CGST की धारा 71 के अंतर्गत कार्रवाई पेंडिंग बताई गई। अब जो अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया उसमें तो ये बताया कि सेक्शन 71 के अंतर्गत कार्रवाई पेंडिंग है और इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर अटैच किया जा रहा है। तो ये तो बात बहुत क्लियर हो गई। तो इसीलिए मैंने कहा कि इन सेक्शन में ये चीज़ें बारीकियों में देखना बहुत ज़रूरी है कि उस समय जिसका कि बैंक के अकाउंट को अटैच किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ चल कहाँ रही हैं, किस लेवल पे चल रही हैं, किन सेक्शन के अंतर्गत चल रही हैं। ये सब चीज़ें देखे बिना जो ऑर्डर होते हैं वो टोटली इलीगल हैं और वो आर्बिट्रेरी हैं। लेकिन अब सब देखिए आगे। लेकिन सेक्शन 71 के अंतर्गत पेंडिंग कार्रवाई सेक्शन 83 के अंतर्गत अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट की कार्रवाई के आधार पर बनती ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 83 में बिल्कुल साफ कहा गया है कि ये 62, 63, 64, 67, 73, 74 है, 71 तो है ही नहीं। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो कहा कि आई एम ऑफ द व्यू दैट द इम्प्यूग्ड ऑर्डर कैन नॉट बी सस्टेन्ड। इट इज़ क्लियर फ्रॉम ए प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 83 दैट एक्शन देयर मस्ट बी प्रिडिक्टेड अपॉन पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73 और 74 of the Act. The attachment of the bank account entails serious consequences to the SSC, particularly in the case of the running certain such as the petitioner herein. द पावर, देखिए इसमें मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इसको बिना देखे किस तरह से ऑर्डर पास हो रहे हैं, हम इस पर गौर करना चाह रहे हैं। आपका ध्यान मैं आकर्षित कर रहा हूँ कि कैसे ये देखे ही नहीं जा रहा कि एक्ट क्या कह रहा है, सेक्शन क्या कह रही है। द पावर टू अटैच द बैंक अकाउंट मस्ट देयरफॉर बी एक्सरसाइज ओनली इन स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस विद द स्टैट्यूटरी पावर एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू कवर सिचुएशंस विच आर नॉट एक्सप्रेसली कंटेम्पलेटेड बाय द सेक्शन। ऑनरेबल कोर्ट कहते हैं कि ये बड़ा ही सीरियस है, बड़ा ही संगीन मामला है। देखिए, जब बैंक का अकाउंट सीज हो जाए बिजनेस पे, उसकी साख पर, परमिसेस, फैक्ट्री, वो गाड़ी, ऐसी कार्रवाइयाँ अटैच करना, सीज करना, इससे व्यापारी के न केवल आर्थिक उसका संबंध होता है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पे होती है। कंपटीशन का समय होता है, उसकी प्रतिस्पर्धा लगी में वो पीछे हो जाता है, उसकी साख पे दब्बा लगता है और साख से व्यापार चलता है। लेकिन इन सब बातों से कोई लेना देना ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि इसके इन धाराओं में इसमें एक्शन बहुत ही सीरियस होने पर ही एक्शन लेना चाहिए। Absent of the statutory precondition for exercise of the power of attachment, any order under section 83 is wholly illegal and unsustainable. Absent of statutory precondition, जो conditions बताई गई हैं for exercise of the power of attachment, any order under section 83 is wholly illegal and unsustainable. कोई भी आदेश हो इस तरह का सेक्शन 83 में, चाहे वो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो या बैंक का अकाउंट का अटैचमेंट हो, सब इलीगल है अगर वो 5 कंडीशंस जो बताई गई हैं, जिसको कि मैंने अभी पहले बताया था, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। द एडमिटेड पोजीशन इज दैट नो प्रोसीडिंग्स अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस मेंशन्ड इन सेक्शन 83 ऑफ द एक्ट वर इन फैक्ट initiated against the petitioner. In these circumstances, the impugned order is ultra vires. पूरा ऑर्डर को ख़त्म किया the statutory powers of the respondent and is hereby quashed. और जो ये ऑर्डर पास किया गया था, क्वेश किया गया। तो सेक्शन 83 में जो अटैचमेंट का जो पावर्स हैं, उन पावर्स को बहुत ही एक एक कदम देख करके, नाप तोल करके ही अधिकारी को आदेश पास करना होगा, अदरवाइज़ ये आदेश इलीगल हमेशा पाए जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पर। अब हम लेते हैं
नेक्स्ट केस, ये केस कौन सा है? ये केस आया ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे के सामने। तो मैंने जैसे कहा कि देश के हर हाई कोर्ट के सामने तरह तरह की समस्याएं, वो सिमिलर टाइप की समस्याएं जब आती हैं तो सबका व्यू एक सा ही निकल कर के आ रहा है। तो जब हम सेक्शन 83 की बात करते हैं और 83 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट की बात करते हैं, तो इतने सारे हाई कोर्ट्स के व्यूज़ एक ही जैसे निकल करके आ गए और सबने ये बात क्लियर कर दी क्या कि साहब किस तरह से कौन कौन सी कंडीशंस को हमें लेकर के चलना होगा, फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो अब जब मैं इस वाले केस की बात करता हूँ, इसका केस का नाम है कैश इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर 3145 ऑफ 2019 का केस है। ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे के सामने आया। अब इसके फैक्ट्स पे हम चर्चा करते हैं। पिटिशनर जो हैं उनके द्वारा परफ्यूम के एक्सपोर्ट का व्यापार किया जाता है और परफ्यूम का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस द्वारा सीजीएसटी की धारा 70 के अंतर्गत सम्मन इशू करके कुछ इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। अब कब बुलाया गया साहब? सेक्शन 70 के अंतर्गत किसने बुलाया? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस द्वारा सीजीएसटी की धारा 70 के अंतर्गत कुछ इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। तो 70 के अंतर्गत सम्मन है, अब ये नोट कर लीजिए। उसी दिन डीजीजीआई द्वारा उनके बैंक को एक सूचित कर दिया कि पिटिशनर के विरुद्ध सीजीएसटी के अंतर्गत सेक्शन 67 एवं सेक्शन 70 के अंतर्गत जांच पेंडिंग है और बैंक अकाउंट को अटैच किया जाता है। ये आदेश उन्होंने कर दिया सेक्शन 83 के अंतर्गत। अब आप समझ लीजिए, जो हमने अभी तक चर्चा करी है उसी को हम उस मुद्देनज़र उसको सामने रख करके ये देख रहे हैं कि सेक्शन 70 के तहत डीजीजीआई ने सम्मन दिया, बुलाया और उसी दिन बैंक अकाउंट अटैच कर दिया। अब पिटिशनर के बैंक अकाउंट अटैच करने की सूचना पिटिशनर को बैंक से मिली और पिटिशनर ने फिर उसके जो अटैचमेंट का ऑर्डर है उसको सीधे हाई कोर्ट में रिट के रूप में चैलेंज किया, जिस पे कि अब ये मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे के सामने आया। अब इसके फैक्ट्स पे हम चर्चा कर चुके। अब हम देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। द इम्प्यूग्ड ऑर्डर प्रोसीड्स ऑन द असर्शन दैट द प्रोसीडिंग्स have been launched against the petitioner under section 67 and section 70 of the act। तो ये जो मैंने पहले बताया कि सब उसमें जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में वो लेटर लिखना है, उसमें जो 5 कंडीशंस का होना ज़रूरी है इस सेक्शन के लिए, तो उसमें उस सेक्शन की कंप्लाइंस करने के लिए क्या बताया डीजीजीआई महोदय ने अपने ऑर्डर में कि सब सेक्शन 67 की और सेक्शन 70 की तहत इनकी इंक्वायरी जो है, इनकी जांच जो है, इनका केस इनकी हमारे यहाँ पेंडिंग है। अब देखते हैं सब आगे क्या होता है। एज फार एज सेक्शन 67 सर्च इज कंसर्न, 67 जो है वो सर्च से कंसर्न है। इट इज़ एन अनकंट्रोवर्टेड पोजिशन दैट नो proceedings have been initiated against the petitioner under section 67 of the act। तो पाया क्या गया था, क्या देखा जा रहा है कि सेक्शन 67 में तो कोई प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पेंडिंग ही नहीं है सर्च सीजन में। ऑन द डेट ऑफ द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द बैंक अकाउंट ओनली इज सम्मन अंडर द एक्ट वाज इशूड टू द पिटिशनर। 67 में तो कोई पेंडिंग नहीं है और एक सेक्शन 70 के तहत सम्मन कुल मिलाकर ले दे करके क्या है उस पिटिशन के खिलाफ, सेक्शन 70 का सम्मन है। अब सेक्शन 70 क्या है, तो यहाँ पर हम फिर से पीछे चले जाते हैं और जो बताया गया था कि कौन कौन सी सेक्शंस के तहत पेंडिंग होना चाहिए प्रोसीडिंग्स, तो उसमें तो 70 है ही नहीं। सेक्शन 70 इज नॉट मेंशन्ड इन सेक्शन 83 ऑफ द एक्ट। तो नो प्रोसीडिंग्स वर पेंडिंग अगेंस्ट द पिटिशनर अंडर सेक्शन 62, 63, 64, 73 एंड 74। तो इन सेक्शंस के अंतर्गत ही कोई कार्रवाई उसके यहाँ पेंडिंग होनी चाहिए, तभी अटैच किया जा सकता है। तो लेकर के यहाँ पर तो वो निकला ही नहीं, ना तो 67 और ना 70।
67 की तो कोई कार्रवाई पेंडिंग ही नहीं थी, कोई प्रोसीडिंग थी नहीं, और 70 केवल एक सम्मन था। 70 इस पैरामीटर में 83 के पैरामीटर में आती भी नहीं है। तब इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, दस द पिटिशनर कंटेंट्स दैट पावर अंडर सेक्शन 83 कुड नॉट हैव बीन इन्वोक्ड अगेंस्ट द पिटिशनर। फिर आगे से लिखते हैं प्राइमरी। अब इसमें हुआ क्या था, 70 का सम्मन क्यों था ये भी हम बताते हैं, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग मैटर है। कोई इंक्वायरी, मैं आगे पहले पढ़ लेता हूँ फिर इसको आगे क्लियर करते हैं। प्राइमरी डिफेंस of the respondents is that even if section 62, 63, 64, 67, 73 and 74 mentioned in section 83 of the act are not referable to the case of the petitioner, since a summons is issued to the petitioner in pursuant to the inquiry initiated against Messrs. Maps Global under section 67 of the act by the issuance of summon, the proceedings get extended to the petitioner also। तो इसमें क्या हुआ कि साहब कोई मैप ग्लोबल कोई फर्म है, उसके खिलाफ सेक्शन 67 में इंक्वायरी चल रही है, और उसकी जो इंक्वायरी के तहत इनको सम्मन किया गया था, कहीं से लिंक होगा तो उस लिंक के तहत इनको सम्मन किया गया था। तो यहाँ पर बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जो इंक्वायरी चल रही है, जो ये डिफेंस ने कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने कि जो इंक्वायरी चल रही है वो किसके खिलाफ चल रही है, मैसर्स मैप्स ग्लोबल मैप्स ग्लोबल कोई फर्म है उसके खिलाफ चल रही है, अंडर सेक्शन 67 के अंतर्गत कोई उसकी इंक्वायरी चल रही है, उसके रेफरेंस में क्वायरीज के लिए इनको सम्मन किया गया था। तो जो इंक्वायरी पेंडिंग्स हैं वो हैं मैप ग्लोबल के खिलाफ, इनके खिलाफ कोई पेंडिंग नहीं है, उसके जो उसका मैटर है उसके संबंध में इंक्वायरी के लिए भेजा गया था, इनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। तो ये बहुत बारीक बात आ रही है कि साहब एक सम्मन दे दिया, सम्मन तो इन्हीं के नाम दिया था तो ये भी इन्वॉल्व हो गया, नहीं नहीं नहीं, इनके खिलाफ तो कोई प्रोसीडिंग ही नहीं है। और जो सम्मन दिया गया वो सम्मन दिया किसके लिए गया, वो सम्मन दिया गया कोई मैप ग्लोबल दूसरी फर्म है, उनके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग है, उनकी कार्रवाई पेंडिंग जो चल रही है उसके संबंध में इंक्वायरी के तहत इनको बुलाया गया, तो वो सम्मन दिया गया, तो ये दो व्यापारी अलग अलग हो गए। अब इसमें आगे की बात करते हैं। द एनालिसिस ऑफ द सेक्शन 83 ऑफ द एक्ट विल शो दैट सच इंटरप्रिटेशन इज नॉट परमिसिबल। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर कहा, क्या देखिए बड़े शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, द एनालिसिस ऑफ सेक्शन 83 ऑफ द एक्ट विल शो दैट सच इंटरप्रिटेशन इज नॉट परमिसिबल एंड नॉट कंटेम्पलेटेड बाय द लेजिस्लेचर। ऐसा नहीं है, उसमें उन्होंने क्या वर्ड लिखा है, अभी आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 83 रीड विद रूल 153(1) एंड द फॉर्म GST DRC 22 lay down a scheme as to how provisional attachment in certain cases is to be levied। बिल्कुल साफ कहा गया है, कैसे कहा गया है, एक फॉर्मेट है जिसको DRC 22 कहते हैं, उस फॉर्मेट में सेक्शन 83 में रूल 159 में बिल्कुल क्लियर एक स्कीम दी गई है, और वो स्कीम के तहत अगर उसकी एनालिसिस हम करते हैं तो ये बिल्कुल साफ है कि जिस व्यापारी का जिसका बैंक अकाउंट अटैच किया गया है, ठीक उसी के ही खिलाफ इन सेक्शंस में अगर कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हैं तभी ये संज्ञान में आ सकता है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अकाउंट को अटैच किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। किसी और व्यापारी की जांच के संबंध में किसी दूसरे व्यापारी को जिसका कि अटैच किया गया है बैंक अकाउंट, उसको किसी दूसरे व्यापारी की इंक्वायरी के संबंध में बुला करके और उसकी फॉर्मेलिटी ये नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 83 दो यूजेस द फ्रेज पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, पेंडेंसी ऑफ ये फ्रेज इस्तेमाल किया, पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, द प्रोसीडिंग्स आर रेफरेबल टू सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73 एंड 74 ऑफ द एक्ट एंड नन अदर। इन सेक्शंस के अलावा कोई और सेक्शन में वो अप्लाई नहीं होंगी। पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग है। द बैंक अकाउंट of a taxable person
can be attached against whom the proceedings under the sections mentioned above are initiated. सेक्शन 83 डज नॉट प्रोवाइड। अब आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फाइंडिंग क्या है, ये बाइंडिंग है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की फाइंडिंग ये बाइंडिंग इफेक्ट रखती हैं। अब एक ये लाइन देखिए क्या कहते हैं, सेक्शन 83 डज नॉट प्रोवाइड फॉर एन ऑटोमेटिक extension to any other taxable person from an inquiry specifically launched against a taxable person under these provisions। किसी भी व्यापारी की, जो हमने पहले कहा कि सब इंक्वायरी तो चल रही थी मैप ग्लोबल के खिलाफ, उसकी इंक्वायरी के तहत जांच करते हुए उनको भी बुलाया, सम्मन किया, तो वो उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है। वो इंक्वायरी किसकी पेंडिंग है, मैप ग्लोबल के, और सम्मन बैंक अकाउंट अटैच हो रहा है किसका, पिटिशनर का। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो क्या कहते हैं, सेक्शन 83 डज नॉट प्रोवाइड फॉर एन ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन। ये सेक्शन 3 ये नहीं कहता है कि साहब उसका ऑटोमेटिकली आपको जहाँ ज़रूरत पड़े एक्सटेंशन करते रहिए, एक नोटिस उसको दे दिया, एक सम्मन उनको दे दिया, वो भी इसमें शामिल हो गए। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। हर जिसका अकाउंट अटैच करना का संज्ञान हो रहा है उसके खिलाफ इन सेक्शंस के अंतर्गत कोई भी इंक्वायरी पेंडिंग होनी चाहिए। देखिए ये बात क्लियर हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन 83 रीड विद रूल 159 एंड द फॉर्म GST DRC 22 शो दैट ए प्रोसीडिंग्स हैज़ टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक टैक्सेबल पर्सन। An opinion has to be formed that to protect the interest of revenue an order of provisional attachment is necessary। बार बार ऑनरेबल हाई कोर्ट अलग अलग ऑनरेबल हाई कोर्ट कह रहे हैं कि ये पांचों चीज़ें होना ज़रूरी है। इंटेंशन होना ज़रूरी है, ओपिनियन होना ज़रूरी है, ओपिनियन का इस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी है, एक रिटन ऑर्डर होना ज़रूरी है, और साथ में कब होना ज़रूरी है, जबकि जिसका कि बैंक अकाउंट को अटैच करने की कार्रवाई या प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ इन सेक्शंस के अंतर्गत कोई इंक्वायरी पेंडिंग हो, प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो। द फॉर्मेट ऑफ द ऑर्डर इन फॉर्म GST DRC 22 आल्सो स्पेसिफाइज द पार्टिकुलर्स ऑफ ए रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एंड which proceedings have been launched against the aforesaid taxable person, indicating a nexus between the proceedings to be initiated against a taxable person and provisional attachment of bank account of such taxable person। मतलब क्या, द फॉर्मेट जो दिया गया है, एक फॉर्मेट, ये जो ऑर्डर जो किया जाएगा अटैचमेंट का, ये फॉर्मेट में किया जाएगा। फॉर्मेट कौन सा है, DRC 22। तो उसके में देखा जाए तो उसमें क्या लिखा हुआ है, पार्टिकुलर्स ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन, उसका GSTN नंबर भी उसमें लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन, एंड विच प्रोसीडिंग्स हैव बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट द अफॉरसेड टैक्सेबल पर्सन, इंडिकेटिंग ए नेक्सस बिटवीन द प्रोसीडिंग्स to the initiated against a taxable person and the provisional attachment of bank account of such taxable person। देखिए ये हम इसलिए बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि जनरली जो केस होंगे अटैचमेंट के, प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो या वो बैंक अकाउंट का, उनमें इन सब बातों को गौर से देखना और इन्हीं शिकंजे पे कसना होगा। क्या उनका ऑर्डर इन शिकंजे पे कसता है? मोस्ट प्रॉब्ली ऑर्डर हम ये देखते हैं कि इसमें इन परिधि से वो बाहर के होते हैं, इसलिए वो मोस्ट प्रॉब्ली उनमें कोई ना कोई कमियां निकल जाती हैं। ऐसा कमी कर दी जाती है ऐसा भी नहीं है, वो कमी होती है और उनको वो ऑर्डर भी पास करना होता है। तो उन्होंने तो अपनी फॉर्मेलिटीज़ कर ली, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज़ स्टैंड नहीं कर सकती, वो ऑर्डर स्टैंड नहीं कर सकता, वो ऑर्डर वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट इतना डिटेल से उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, पावर टू प्रोविजनली अटैच बैंक अकाउंट इज ए ड्रास्टिक पावर। वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? ड्रास्टिक पावर। कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज द इंस्यू फ्रॉम द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, कोर्ट्स हैव रिपीटेडली emphasized that this power is not to be routinely exercised।
साधारणतः इस पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अंडर सेक्शन 83 द लेजिस्लेचर हैज़ नो डाउट conferred power on the authorities to provisionally attach bank accounts to safeguard government revenue, but the same is within well-defined ambit only upon contingencies provided therein that the power under section 83 can be exercised. The power is to be used is only limited circumstances and it is not an omnibus power. अब हाई कोर्ट बार बार ये कह रहे हैं कि कितना सीरियस मैटर है, कितना संगीन मामला है, उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाहियों से ये ऑर्डर हो रहे हैं। तो मित्रों, मेरे तो 3 चीज़ें हो गई। पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया, अब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया, और अब ये मेरा हो गया बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के को लेकर के। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही मैंने 30 से 4थे नंबर पे इसलिए लिया क्योंकि यही तो बेस है। जो फाइंडिंग्स सुप्रीम कोर्ट ने दी उन्हीं को लेकर के देश के हाई कोर्ट्स आगे बढ़ते हैं, और उसी को बेस बना करके, क्योंकि वो फाइंडिंग हाई कोर्ट्स के लिए भी बाइंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी इस सेक्शन 83 पर आया। और वो कौन सा मामला है जिसमें ये मैटर आया? वो है राधा किशन इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सिविल अपील नंबर 1155 ऑफ 2021 में ये मैटर आया। अब इस मामले के थोड़े से हम फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। फैक्ट्स तो अलग अलग होते हैं, लेकिन फैक्ट्स को समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैक्ट्स को समझ के ही तो हम उसकी स्टोरी को लेकर के समझते हैं कि मामला क्या है और आगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस मामले में हिमाचल प्रदेश के जो एक स्टेट टैक्स एंड एक्साइज विभाग के जॉइंट कमिश्नर ने ये एक अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया, और उस अटैचमेंट को ऑर्डर जो पास किया वो अंडर सेक्शन 83 ऑफ द स्टेट जीएसटी के अंतर्गत किया। और इसको पिटिशनर ने ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के सामने ले गया, चैलेंज किया गया। अब जब हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के सामने पहुंचा तो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो सुनते या फिर इसको डिसमिस करते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि जीएसटी में एक सेक्शन है 107 जिसमें कि फर्स्ट अपील की जा सकती है। तो आप इस ऑर्डर से अगर संतुष्ट नहीं हैं तो अल्टरनेट रेमेडी के तहत आपको वहाँ जाना चाहिए, फर्स्ट अपील में जाना चाहिए इस अटैचमेंट के खिलाफ। तो मित्रों, ये अटैचमेंट के खिलाफ हम बिल्कुल वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन एक नई बात है। वो बात क्या है? वो ये कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो क्या वो वहाँ जाए सीधे? जिसकी पावर नहीं है, जो ऑर्डर जिस अथॉरिटी को उस तरह के ऑर्डर को पास करने की पावर नहीं है, या वो अपने बियॉन्ड राइट्स आगे जा कर के अपने जो उनको राइट्स हैं उसके बियॉन्ड जा कर के ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो उसको तो डायरेक्ट भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या कि ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश ने ये और कहा कि नहीं, अल्टरनेट रेमेडी में आपको जाना चाहिए, अंडर सेक्शन 107 जीएसटी एक्ट के तहत आप वहाँ पे जाइए। लेकिन तो ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और तब ये मामला और राधा किशन इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अब इसमें मामला क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या फाइंडिंग दी, मैं उसको लेके चलता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा द पावर टू लेवी ए प्रोविजनल अटैचमेंट इज ड्रैकोनियन इन नेचर। एक एक शब्द पे हमें गौर करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखते हैं, द पावर टू लेवी ए प्रोविजनल अटैचमेंट इज ड्रैकोनियन इन नेचर कॉन्शियस एज द लेजिस्लेचर was of the draconian nature of the power and the serious consequences which emanate
from the attachment of any property including a bank account of the taxable person. It conditioned the exercise of the power by implying specific statutory language which conditions the exercise of the power. The language of the statute indicates, firstly, क्या करते हैं indicates? Firstly, the necessity of the formation of opinion by the commissioner. कमिश्नर को पहले तो नेसेसिटी इस बात की हो कि उसकी एक फॉर्मेशन उसकी हो जाए, एक राय बन जाए, एक ओपिनियन बन जानी चाहिए. सेकेंडली, द फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन बिफोर ऑर्डरिंग ए प्रोविजनल अटैचमेंट. थर्डली, द एग्जिस्टेंस ऑफ ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी सो टू डू for the purpose of protecting the interest of the government revenue. Fourthly, the issuance of an order in writing for the attachment of any property of the taxable person. Fifthly, the observance by the commissioner of the provision contained in the rules in regard of the manner of attachment. फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा, ये पांचों कंडीशन जिसको कि मैं कंटिन्यू लगातार मैं कह रहा हूँ, ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट आर इंटीग्रल टू ए वैलिड एक्सरसाइज ऑफ पावर. इन पांचों को साथ में होना उसके तहत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ऑर्डर इनवैलिड माना जाएगा, उस ऑर्डर की कोई दमखम नहीं है. अब इस तरह का एक ऑर्डर पास हो जाता है अटैचमेंट का, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही इस तरह का जिससे कि उसका व्यापार ही पूरा चौपट होने की संभावना हो जाए, उसकी साख ही खत्म हो जाए. उस जैसे संगीन इशू पर एक टेम्परेरी आपने इस तरह से बिना उसको फुलफिल किए, जिसके के लिए लेजिस्लेशन ने इतना डिटेल से एक एक वर्ड को रखा गया है कि आपको करना कैसा है, उन सब चीज़ों को आपने इग्नोर करते हुए एक ऑर्डर पास कर दिया. अब उस ऑर्डर के लिए हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि नहीं आप उधर जाइए, अल्टरनेट रेमेडी पे जाइए. ये कैसे जाइए? तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल से सुना और फिर से यही वाली बातें कही कि ये 5 कंडीशंस का होना ज़रूरी है. तो मित्रों, ये रहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर. अब जैसे मैंने पहले कहा कि सारे हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स तो बेस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, तो लेकिन इसके साथ साथ अपने अपने वर्ड्स जो आते हैं हाई कोर्ट्स के ऑर्डर में, जो उनके इंटरप्रिटेशन आते हैं, जो फ्रेज इस्तेमाल हो रहा है लॉ में उसका इंटरप्रिटेशन होता है, तो उसको ले कर के और नए नए जजमेंट्स भी सामने आ जाते हैं. लेकिन अब हम यहाँ पर 2 जजमेंट्स और करेंगे. मतलब वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन सब्जेक्ट भी मेरा ये वाला ऐसे ही है. बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि बैंक के अकाउंट का या प्रॉपर्टी को अटैच कर लेना कोई किसी व्यापारी की सारी मेहनत को पानी फेर देने वाला मैटर होता है, उसको सीरियस लेना ज़रूरी है. इसलिए ये मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया. मुझे उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो कम्प्लीटली इस सेक्शन 83 की तहत जो अटैचमेंट की प्रोसेस है उसको डिटेल से हम समझ जाएंगे. और इसके बाद अब कुछ बचता नहीं है इतने हाई कोर्ट के. लेकिन अभी मैं 2 हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को और लूँगा. वो क्या, देखिए, एक है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. ये इनके सामने एक मैटर आया, बिंदल स्मेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिविल रिट पिटीशन नंबर 31382 ऑफ 2019. इसमें भी अटैचमेंट को चैलेंज किया गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा ने बड़ा डिटेल से ये अपना ऑर्डर पास किया और उसमें जो कंटेंट्स बताए वो सब वही थे. इसलिए मैं उनको अब दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा. लेकिन ये ऑर्डर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है. इसके अलावा एक गुजरात हाई कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट गुजरात ने भी एक मैटर इसमें डिसाइड किया. उसमें वो है मैटर वेलीरियस इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 13132 ऑफ 2019. इसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिमिलर
अटैचमेंट के मामले को डील किया और एक अपना डिटेल ऑर्डर फाइल किया। तो और इतने सारे ऑर्डर्स को अब आप देखिए, गुजरात हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इतने सारे ऑर्डर्स को आज हमने इतना इसमें डिस्कस किया और ये ऑर्डर्स आ गए। अब इनसे बचा हुआ ये सेक्शन 83 का पूरी तरह से खुलासा हो गया और मुझे उम्मीद है कि अगर किसी ने इस पे अमल किया तो अधिकारीगण भी अगर इसको सुन लेंगे और इन ऑर्डर्स को, मेरे इस वीडियो को देख लें, तो मुझे उम्मीद है कि वो ऑर्डर गलत नहीं पास कर पाएंगे। अटैचमेंट का ऑर्डर बहुत सीरियस ऑर्डर होता है और इसको इस तरह से सोच विचार करके ही पास करना चाहिए। जो ये 5 जो सेक्शन में दिए गए हैं और उनको जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन किया है, इससे ये कोई भी अब क्लू बचता नहीं है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपका समय तो आज ज़रूर इसको सुनने में लगा, लेकिन मेरी मेहनत ज़रूर सफल होगी और आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।